अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फिनॉल की कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। इसमें फर्स्ट मैंने ली है एल्काइलेशन। तो देखो बच्चों, फिनॉल का जो एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन है, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी बहुत ही पुअर यील्ड होती है। समझ गए बच्चों कि इस फिनॉल में जब फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है बहुत ही कम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिनॉल और AlCl3 जो कि कैटालिस्ट के फॉर्म में यूज हो रहा है, उनमें ये रिएक्शन हो जाती है। समझ गए ना? इस प्रकार से एक रिएक्शन हो गई। तो जहां पर AlCl3 इस एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता, उसकी जगह पर इसने किससे रिएक्शन कर ली? फिनॉल से। ऐसे में अगर हमें फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन को सक्सेस बनाना है, प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ाना है, तो यहाँ पर जो AlCl3 एनहाइड्रस यूज हो रहा है, इसे एक लार्ज अमाउंट में लेना होता है और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रखना होता है, तब जाके एक सक्सेसफुल फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने पहले रिएक्शन लिखी है कि ये है एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड, AlCl3 एनहाइड्रस यूज होता है। हम जानते हैं कि इसमें जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन में होगा। लेकिन यहाँ पर AlCl3 की अगर एक स्मॉल अमाउंट यूज की जाए तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो यील्ड है बहुत ही पुअर होती है, बहुत कम अमाउंट आती है इन प्रोडक्ट्स की। अब मैंने यहाँ पर बताया कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है और ये यहाँ से Cl- से रिएक्शन करके और ये प्रोडक्ट बना लेता है। तो जहां पर AlCl3 अटैक किस पर करता? मिथाइल क्लोराइड पर या एल्काइल हैलाइड पर, उसका अटैक किसके साथ हो गया? फिनॉल के साथ। ऐसे में काफी अमाउंट में AlCl3 ये इस प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो हमें इस रिएक्शन को सक्सेसफुल बनाना है, प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ानी है, तो इसके लिए AlCl3 की एक लार्ज अमाउंट जरूरी होती है और हाई टेम्परेचर, तब जाके हमें इस प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो बढ़ा सकते हैं या बढ़ जाती है। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि बिकॉज फिनॉल रिएक्ट्स विद AlCl3 टू फॉर्म सच कंपाउंड एंड HCl for carrying out successful फ्रीडल क्रॉफ्ट reaction, it is necessary to use large amount of AlCl3। ऐसा नहीं है कि फिनॉल फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देता। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन फिनॉल में आती है, बट हाई टेम्परेचर, लार्ज अमाउंट ऑफ AlCl3, तब हमें इसकी जो अमाउंट है, प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो काफी मिलती है। अगर हम इसको स्मॉल अमाउंट में लें, लो टेम्परेचर में रखें, तो ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की यील्ड है बहुत कम होती है। ओके, समझ गए बच्चों कि इस अभिक्रिया में उत्पाद बहुत कम मात्रा में मिलता है अगर इसे सीमित मात्रा में लिया जाए, कम मात्रा में AlCl3 को। क्यों? क्योंकि AlCl3 फिनॉल से इस तरह से रिएक्शन कर लेता है। हमें उत्पाद की मात्रा बढ़ानी है, इसकी यील्ड को बढ़ाना है, तो AlCl3 को लार्ज अमाउंट में लिया जाए ताकि इतना बच जाए AlCl3 की वो इसको कार्ब कैटायन या इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर सके। तब हम इस तरह से इन प्रोडक्ट्स की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। ये जो एल्काइलेशन है बच्चों फिनॉल के साथ, इसको अदर मेथड से भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब हम AlCl3 की जगह जो अदर कैटालिस्ट ले लें तो ये एल्काइलेशन उसके साथ बहुत ही इजी गोइंग हो जाता है और प्रोडक्ट की एक अच्छी अमाउंट मिलती है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से लें कि ये है हमारे पास फिनॉल, ओके, और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2SO4। ओके, यहाँ पर H2SO4 यूज किया जाए तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें बहुत ही आसानी से CH2 CH3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा OH CH2 CH3। ये यहाँ पर क्या बनता है फिर? मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि ये H2SO4 फिनॉल से कोई रिएक्शन नहीं करता इजी कोई,
मींस यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 लिया जाए तो ये इसको H+ से चेंज कर देता है CH3CH2+, और फिर ये जो है ओके फिनॉल पर अटैक करता है, कौन सी पोजीशन में, ये है या फिर ये, और इसको इस तरह से कन्वर्ट करता है। अगर हम यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लें और यही रिएक्शन फिनॉल के साथ कराई जाए तो देखो बच्चों क्या प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। ओके मेन प्रोडक्ट ये बनेगा यहाँ पर मेजर, ठीक है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि ये काफी बड़ा ग्रुप है और OH की इस ऑर्थो पोजीशन पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस आता है जिससे ये प्रोडक्ट बहुत ही पुअर यील्ड में मिलता है, समझ गए ना। बट ये वाली अमाउंट जो है हमें ज्यादा मिलती है। अब ये ऐसा क्यों अटैक हुआ है बच्चों, क्योंकि जब इसमें प्रोटोनेशन होगा तो इसका जो कार्बोकैटायन होगा वो ये होगा, और वो अब जब फिनॉल पर अटैक करेगा तो इस कार्बन के थ्रू यहाँ पर या यहाँ पर अटैक करेगा और इस तरह से हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो एल्काइलेशन जो है इस तरह से कराया जा सकता है, किस किस मेथड से, एक तो AlCl3 की प्रेजेंस में जिसमें AlCl3 लार्ज अमाउंट में लिया जाए, हाई टेम्परेचर रखा जाए तो एल्काइलेशन हो सकता है, या फिर हम इस तरह से एल्कीन और H2SO4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्कीन से भी एल्काइलेशन कर सकते हैं। ओके तो फिनॉल इन दोनों के साथ फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन दिखता है। जस्ट ऐसा ही एसाइलेशन पूछा गया हो तो क्या करें, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसमें भी वही एसाइलेशन जो है, इसमें OH ये ऑर्थो ये पैरा Cl COC H3, यहाँ पर कोई भी R ग्रुप है तो एसाइलेशन, लेकिन अगर CH3COCl का यूज कर रहे हैं बच्चों तो यही क्या कहलाता है, एसिटाइलेशन। यहाँ पर AlCl3 लार्ज अमाउंट में लेना होगा तब ये रिएक्शन इस तरह से हमें क्या प्रोडक्ट देगी, ये हो गया आपका OHCOCH3 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा OHCOCH3 ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ओके, और इसको क्या बोलेंगे, एसीटोफिनॉल, और ये क्या है बच्चों, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। तो ये दोनों फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। बस इतना है कि यहाँ पर AlCl3 को लार्ज अमाउंट में लिया जाए। तो इस तरह से हमारा ये है एक फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन जो कि एक फर्स्ट नेम रिएक्शन थी। अब हम सेकंड रिएक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये मेजर होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप का थोड़ा इंटरफेयर होता है, ऐसे में जो इनका प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बन जाता है, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है और पूछी गई है, और वो है कोलबे सिमेट रिएक्शन। ओके, कोलबे सिमेट रिएक्शन। इस रिएक्शन में अब हम देखते हैं कि कोलबे सिमेट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं और किस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर लिया जाता है पहले फिनॉल, इसकी रिएक्शन हुई NaOH से, एक सॉल्ट बना, कौन सा सॉल्ट बना, सोडियम फिनोऑक्साइड, ये क्या है, फिनोऑक्साइड। ओके, फिर यहां पर 130 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 6 atm प्रेशर लिया जाता है, और प्लस यहां पर किसका यूज होता है, CO। तब पहले एक रिएरेंट ये प्रोडक्ट बनता है OCO2, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा, देखो तो यहाँ पर आपने देखा कि ये है Na, मैं इसको इसी तरह से ओके, और OH और ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर OHCOONA। अभी हम इसकी मैकेनिज्म में आप देखोगे इस तरह का भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाता है इसमें, OCOONA। ओके, इस तरह से बाद में ये चेंज हो जाता है, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है इसका, और रीअरेंजमेंट के बाद ये प्रोडक्ट और आगे रीअरेंज होता है, ये हो गया बेस ग्रुप और ये क्या हो गया, एसिड ग्रुप ये बनता है। बाद में इसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा और हमें मिल जाएगा यहाँ OHCOOH प्लस NaCl।
ये क्या है बच्चों, सैलिसाइलिक एसिड। समझ गए आप कि ये रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन हो गई, कोलवेज श्मिट रिएक्शन। एनीवे से सोडियम फिनॉक्साइड इस टेम्परेचर प्रेशर पर आप डायरेक्ट ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं, इसके बाद इसको इसमें अरेंज कर दें और फिर इसको HCl से हाइड्रोलाइज करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। ओके, यहाँ बीच में ये बनता है थोड़ा सा, फिर ये रीअरेंज हो जाता है और इस तरह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर मैं इसकी पहले मैकेनिज्म बता, और ये जो सैलिसाइलिक एसिड बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मेडिसिनल यूज में भी आता है ये, और परफ्यूम्स बनाने में भी यूज होता है। देखेंगे हम कैसे यूज होता है मेडिसिनल, ठीक है, पर्पस में। तो यहाँ पर पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये है हमारे पास में, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, हम जानते हैं कि फिनॉक्साइड आयन ये बन गया हमारा, ये। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, ओके, ये है हमारा यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रोफाइल, ये है H। अब यहाँ पर जैसे ही ये शिफ्ट होगा ये यहाँ, तो ये इधर अटैक कर जाता है और इस तरह से आप देखोगे कि ये बना आपका इंटरमीडिएट एसिड। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इस तरह से ये जो है एक इंटरमीडिएट बना, या कहें कि एक एनाइन बना। अब इस एनाइन में जो शिफ्टिंग होती है, समझ गए ना, ये इधर शिफ्ट होता है और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो है चेंज हो जाएगा, OHCOO माइनस, Na+ मिला, तो पहले हमें सोडियम सैलिसिलेट मिलेगा एसिड, और फिर इसके बाद जब HCl एसिडिक मीडियम में रखा जाएगा इस सैलिसिलेट को, तो चेंज हो जाता है ये सैलिसिलिक एसिड में, माइनस क्या हो गया, NaCl। ध्यान रखें कि यहाँ पर जो H है वो यहाँ शिफ्ट होता है। मीन्स अगर हम ये कहें कि यहाँ पर D है, यहाँ पर D है, यहाँ पर D है, और ONA और CO2 यहाँ पर, तो आप देखोगे कि जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा OD और COONA। समझ गए ना? तो यहाँ से ये जो H है वो ट्रांसफर होता है और ये इसके साथ आ जाता है। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर इन कंडीशंस में आपने देखा कि जो है फिनॉक्साइड और CO2 की रिएक्शन से क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड। ये है कोलवेज श्मिट रिएक्शन। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ये बता दूं कि ये जो सैलिसिलिक एसिड बनता है बच्चों, समझ गए ना, आपने देखा ये जो एसिड बना हुआ है COOH, ये क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। अब ये ऑर्थो में ही क्यों जुड़ा है, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फिनॉल के वो प्रोडक्ट मेजर होते हैं ऑर्थो पोजीशन में जो या तो लो टेम्परेचर में बनाए गए हों, या फिर जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है, जो सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, वो OH के साथ कोई इंटरेक्शन कर लेता है। यहाँ पर COOH ग्रुप और OH के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ऐसे में ये ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में स्टेबल हो जाता है। और यही रीजन है कि सैलिसाइलिक एसिड इसमें अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा हाई रखा जाए तो ये हाई टेम्परेचर में पैरा पोजीशन में भी सब्स्टिट्यूशन करता है, बट हमें उसकी अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा सैलिसाइलिक एसिड, इसका क्या मेडिसिनल यूज है। तो आप देखोगे कि जो सैलिसाइलिक एसिड है इसके काफी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं बच्चों। ये बहुत ज्यादा यूजफुल कंपाउंड है और ये इसका, जैसे यहाँ पर ये है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो यहां पर एक कंपाउंड देखो इस तरह का कंपाउंड बनता है OCOCH3COOH। ये जो बना इसको बोलते हैं एस्प्रिन। समझ गए ना? ये कौन सा कंपाउंड है बच्चों, एस्प्रिन, जो कि आप जानते हैं कि एक मेडिसिन डिस्प्रिन उसका एक मेन कंपोनेंट है। इसको एक नेम से और जाना जाता है एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, तो ये एस्प्रिन बनाने में यूज होता है। तो इस तरह से यहां पर ये रिएक्शन हुई है और ये रिमूव हो गया क्या, CH3COOH।
तो एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर सैलिसिक एसिड से रिएक्शन होती है तो बनता है एस्पिरिन एक। दूसरा C6H5OH POCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है फिनॉल के साथ इसकी, तो एक कंपाउंड बनता है ऐसा, ये OH COOC6H5 प्लस, यहां से एक एसिडिफिकेशन हो गया सर। तो ये जो बनता है ये है सैलूल। ओके, ये जो सैलूल होता है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, समझ गए ना, ये भी मेडिसिनल पर्पस में यूज होता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, और देखो एक एस्टर है, समझ गए ना, तो ये हमारे पास हो गया फिनाइल सैलिसाइलेट, समझ गए ना, एक एस्टर है, तो इसका भी एक मेडिसिनल यूज है। तो सैलिसिक एसिड के फिनॉल से रिएक्शन करा दी जाए तो ये बनता है। नेक्स्ट है कि मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन देखते हैं कि मिथाइल अल्कोहल के साथ ये क्या बनाता है, तो इसमें भी एक एस्टर बनता है OHCOOC एस्टर। ध्यान रखें ये अल्कोहल्स तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्शन करेंगे। और ये जो बना है ये क्या है बच्चों, मिथाइल सैलिसाइलेट। ओके, इसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ओके, इसका परफ्यूम्स के फॉर्म में यूज होता है, समझ गए बच्चों। उसमें एक स्वीट स्मेलिंग या कहें कि प्लेसेंट स्मेलिंग वाला लिक्विड होता है, तो इसका यूज परफ्यूम्स में होता है, ये मेडिसिनल पर्पस में यूज होते हैं। तो इस तरह से सैलिसाइलिक एसिड का ये मैंने आपको यूज बताया। तो ये रिएक्शन थी कोल्वे श्मिट रिएक्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। देखो अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारे पास कौन सी रिएक्शन, जो सबसे कॉमन है और शायद मैंने इसको डिटेल में भी जीओसी में बता चुका हूं आपको, और आप उसमें देखें आपको मिलेगी ये रिएक्शन, और ये है रीमर-टीमान रिएक्शन। रीमर-टीमान रिएक्शन, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, रीमर-टीमान रिएक्शन, और इसका कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से समझें और बहुत इजी है। क्लोरोफॉर्म में भी आती है ये रिएक्शन और यहाँ पर भी है। तो देखो यहाँ पर रीमर-टीमान रिएक्शन होती क्या है, इसमें दो रिएक्शन है, एक है रीमर-टीमान फॉर्माइलेशन। ओके, रीमर-टीमान फॉर्माइलेशन मींस इसमें CHO ग्रुप एंटर होगा बेंजीन रिंग में। तो ये रिएक्शन इस तरह से है, ये है हमारे पास फिनॉल, ओके, प्लस ClCHCl2। अभी मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, फिर आप इसको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। तो यहां से ये रिमूव हुआ, क्या रिमूव हुआ, HCl। यहां पर NaOH या KOH यूज करते हैं, ये एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, CHCl2। फिर 2 मोल NaOH या KOH का आप यूज करेंगे, तो यहां से ये रिमूव होगा, क्या बन जाएगा, यहां पर आप KOH भी यूज कर सकते हैं, क्या ये, तो यहां पर OHCHOH ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, ये इसका इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड, समझ गए ना, कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट स्पीशीज पूछी जाती है वो एक अलग है। और फिर इसमें से ये H2O रिमूव होगा, ठीक है, तो यहां पर CHO, और ये जो बना ये क्या है, सैलिसल्डिहाइड। समझ गए बच्चों। अब आता है कि ये ऑर्थो में क्यों बना, तो ऑर्थो में इसलिए क्योंकि ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अगर हम इसमें हाई टेम्परेचर यूज करें तो इसमें पुअर यील्ड भी मिलती है पैरा की, ओके, बहुत ही पुअर यील्ड में आता है। तो समझ गए ना कि ऑर्थो में क्यों बना, क्योंकि इसका OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और यहां पर आपने देखा कि कौन सा ग्रुप एंटर हो रहा है बच्चों, CHO ग्रुप। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आप फॉर्माइल ग्रुप, इसलिए इसको बोला गया है रीमर-टीमान फॉर्माइलेशन, समझ गए ना, तो ये है रीमर-टीमान फॉर्माइलेशन। अब यहां पर हम यूज करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। अब रीमर-टीमान फॉर्माइलेशन की जगह रीमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन आपसे कहा जाए कि क्या हो, ओके। तो रीमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन में यहां पर क्या यूज होगा, CCl4 Cl3Cl। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो
OHCCl3। ओके, बस अब आप यहाँ पर क्या रिमूव हो गया, HCl KOH, फिर यहाँ पर 3 KOH और ले लें, कुल मिला के 4 KOH मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, तो यहाँ बन जाएगा, ये हो जाएंगे OH OH OH। तो ये भी एक क्या होगा, अनस्टेबल कंपाउंड। बस इसमें से एक H2O रिमूव कर दो तो आप देखोगे कि हमें मिलेगा COOH, ये बनेगा सैलिसाइलिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन का COOH ग्रुप आके एंटर हो रहा है फिनॉल की रिंग में। तो राइमोटिमन फॉर्माइलेशन मींस फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप एंटर होता है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH से होती है, जबकि कार्बोक्सिलेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH से होता है। ओके, ये रिएक्शन है इसकी राइमोटिमन रिएक्शन। अब देखो बच्चों, इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो क्या है, मैं फॉर्माइलेशन से बता दूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने KOH यूज किया, जो K++ OH या NaOH प्लस HCCl3 क्लोरोफॉर्म, ये एसिडिक नेचर का होता है, यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो ये बन गया H2O और प्लस CCl3, ये चेंज हो जाता है, मैं इसको ऐसे लिख दूं Cl 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 और ये है माइनस। ओके, इनमें से एक क्लोराइड बाहर हो जाता है, तो ये बन जाता है इस तरह से Cl Cl, इसको हम क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोकार्बीन। अब ये न्यूट्रल होगी बच्चों, ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस ये आया और इसके निकलने से प्लस आया, तो ये न्यूट्रल हो गई। ये है डाई क्लोरोकार्बीन, ये है इसकी इंटरमीडिएट रिएक्टिव स्पीसीज। कौन सी, रिएक्टिव स्पीसीज। और ये इलेक्ट्रोफाइल भी होती है, समझ गए बच्चों, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल, इसी का अटैक होगा रिंग में। अब यहां पर जब हम फिनॉल को KOH या OH की प्रेजेंस में रखते हैं, तो यहां पर ये फिनॉक्साइड आयन में होगा। ओके, ये अब यहां पर जब CCl2 जो हमारा डाइक्लोरोकार्बीन है उसका अटैक होता है, यहाँ कैसे अटैक होगा, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये अटैक कर जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे कि डबल बॉन्ड O, यहाँ पर HCCl2, ये और ये रहा, फिर ये चेंज हो जाता है, ये इधर, इसको यहाँ शिफ्ट करना है, ये इधर आ जाएगा। देखो अब आप कि O- और CHCl2 ये बन गया। बस इसके बाद वही है, KOH के मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पर CHOH OH O- ये रहेगा, बाद में इसमें से H2O रिमूव होगा, यहाँ आ जाएगा आपका O- CHO। ओके, बस इसमें एक H+ ऐड होगा और ये फाइनली चेंज हो जाएगा सैलिसाइल्डिहाइड। तो यहां से जो रिएक्शन हुई है ये है डाइक्लोरोकार्बीन, एक रिएक्शन, इस रिएक्शन इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है और फिनॉक्साइड आयन पर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करके और इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ तक मैकेनिज्म समझ गए होंगे, ये है राइमोटिमन का फॉर्माइलेशन का मैकेनिज्म। अब देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, जो कि अब काफी क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और वो रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन समझ गए बच्चों, ये है युग्मन अभिक्रिया। क्या लेनी है यहाँ पर हमें, युग्मन। वैसे भी मैं इस रिएक्शन को बता चुका हूँ GOC में नेम रिएक्शन के बेस पर, फिर भी यहाँ बता दूं कि यहाँ पर लिया जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या उसका कोई भी सॉल्ट लिया जाए प्लस फिनॉल, और यहाँ पर बेसिक मीडियम लगभग pH 8 से 9 के बीच में, बेसिक मीडियम NaOH इस तरह। तो यहाँ से ये रिमूव होता है और ये एक एजोडाइज बनता है। ओके, जैसे ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि एक डाई है। क्या है, डाइज होता है, समझ गए ना। इस रिएक्शन में ये एक डाइज बनता है एजोडाइज, जो कि एक ऑरेंज डाइज होती है। कैसा कलर होता है इसका, ऑरेंज कलर का। ये है जस्ट ऐसा ही रिएक्शन अगर आप
किसके साथ करा दें, ये है N2Cl प्लस यहाँ पर बीटा नैप्थॉल, ये होता है बीटा नैप्थॉल। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो है बेसिक मीडियम मींस NaOH का मीडियम, तो यहाँ पर भी एक डाइज बनता है एजोडाइज, ओके, इस तरह का, और OH ये यहाँ पर ये ऑक्सोक्रोम है और यहाँ पर ये क्रोमोफोर है, तो ये भी एक क्या है, डाई है। समझ गए ना कि ये जो है रेड कलर का, तो ये है रेड कलर का होता है, और ये क्या है, बीटा नैप्थॉल। समझ गए ना। तो इस तरह से फिनॉल की डाइएजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारा एक डाई बनता है, और वो भी एजोडाइज, जिसमें एजो ग्रुप जो है वो क्रोमोफोर होता है और जो OH ग्रुप है यहाँ पर वो ऑक्सोक्रोम की तरह वर्क करता है। क्रोमोफोर डाइज का वो ग्रुप है जो कि कलर प्रोड्यूसन के लिए या प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऑक्सोक्रोम वो ग्रुप है जो कि क्रोमोफोर के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन को और इजी बनाता है, जिससे कलर और डार्क हो जाते हैं। ओके, ये डाइज एक चैप्टर उसमें ही बताऊंगा। अब आप इसकी मैकेनिज्म देखो बच्चों, यहां पर ये जो ग्रुप है N2+, यहां पर ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये पुअर इलेक्ट्रोफाइल, एक कैसा है, पुअर इलेक्ट्रोफाइल। और यहां पर जो फिनॉल है, ओके, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो कैसे मैकेनिज्म होते हैं, ये है हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट ऐसा, और प्लस यहां पर आपने लिया फिनॉल, ओके, फिनॉल बेसिक मीडियम में इस तरह से चेंज हो गया। तो यहां पर ये जो पैरा पोजीशन है, यहां पर ये अटैक करता है। यहां पर अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसे है, समझ गए ना बच्चों, ये यूं हम इसको ऐसे समझें कि ये इस तरह से, तो यहां अटैक करेगा, ओके, तो ये यहां, तो ये इधर। तो हमारे पास पहले ये एक इंटरमीडिएट बना एंड डबल बॉन्ड N, ये है डबल बॉन्ड O और ये है H। बस इसके बाद जैसे ही बेसिक मीडियम आएगा और तो ये इस तरह से रिमूव होगा, और यहां पर आपको N डबल बॉन्ड N और ये जो है H रिमूव कर दो, आप यहां ला दो, और यहां बन गया, तो ये बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, मींस यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है, ये न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान रखें, अब एक क्वेश्चन होता है कि ये रिएक्शन अमाइन ग्रुप के साथ भी चलती है, किसके साथ होती है, एनिलीन के साथ, NH2 के साथ। बस अंतर इतना होगा कि आप यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल हो और ये एसिडिक मीडियम में होती है, तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि ये बन जाएगा, ओके, NH2, ये है पैरा एमिनो एजोबेंजीन। अब आता है कि एक डाइएजोनियम सॉल्ट इसके साथ, डाइएजोनियम सॉल्ट इसके साथ रिएक्शन करता है, तो इनकी जो रिएक्शन है और इनकी रिएक्शन, तो इनके रिस्पेक्ट में इसमें ज्यादा फास्ट होती है, ओके, क्यों, क्योंकि NH2 ग्रुप ज्यादा एक्टिवेट करता है रिंग को एसिडिक मीडियम में। तो यहां तक खैर अभी हम देखते हैं, तो यहां तक समझ गए। अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो एजोनियम सॉल्ट है, ये कैसे इस रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। तो ध्यान रखें कि ये है हमारे पास एजोनियम सॉल्ट N2+, ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, रेट भी जो है बच्चों, कपलिंग का जो रिएक्शन रेट है, रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस अगर हम इस रिंग में यहां पर N2+ में यहां पर NO2 यूज कर दें, Cn यूज करें, Cl यूज करें, SO3H यूज करें, तो रेट जो है, रेट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। जस्ट ऐसा ही, तो समझ गए ना कि मैं ये कहूं कि किसमें ज्यादा रेट से चलेगी रिएक्शन। सपोज यहां पर N2+ NO2 लिखा है, फिर यहां पर इस तरह से आपको N2+ और OR लिखा है, यहां पर रिंग में N2+
और ये डाइजोनियम सॉल्ट है, और एक यहाँ पर आपको N2+ और OR यहाँ लगा दिया गया। और अब आपसे पूछा जाए कि किसमें फास्ट रेट होगा, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि NO2 ग्रुप बढ़ने से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। ओके, यहाँ मेटा पोजीशन में OR होगा तो पॉजिटिव चार्ज इससे कहीं ज्यादा बढ़ाएगा, लेकिन OR को अगर हम पैरा में कर देंगे तो फिर इसका इफेक्ट जो होगा वो +R इफेक्ट हो जाएगा, और ये रिंग को कम एक्टिवेट करेगा, मींस N2 का पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा, बट ये ग्रुप इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ठीक है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आप ऐड कर दोगे, इस रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा, मींस इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेहिता को आप बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा। इस तरह से समझ गए ना? तो आपको अगर इस तरह के कोई ऑर्डर्स दिए गए हैं, पूछे गए हैं कि इनमें ऑर्डर बताएं, तो आप इस बेस पर बता सकते हैं कि आप जितने स्ट्रॉन्ग ग्रुप यहाँ ऐड कर दोगे उतना ही कम। और अगर मान लो आपने यहाँ पर ऐसे ग्रुप एंटर करा दिए जैसे कि OR OH, ठीक है, OR NH2, समझ गए ना, या फिर CH3 या कोई भी R, तो ध्यान रखें कि जो रेट है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है बच्चों इनकी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। तो इस बेस पर आपको रिएक्शन पूछ ली जाती है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन अच्छा कपलिंग करती है या कौन सी रिएक्शन में कपलिंग फास्ट होगा। तो ध्यान रखें कि कपलिंग रिएक्शन में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, जस्ट ऐसा ही अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि अगर यहाँ पर OH है और यहाँ NO2 है, ओके, और यहाँ पर OH है और यहाँ पर OCH3 ग्रुप है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इनमें रेट बताओ कि किसमें फास्ट होगा, तो ध्यान रखें ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है माइनस, यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ कपलिंग ऑल्सो डिक्रीज, ओके, और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ, ठीक है, कपलिंग भी क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा। अब यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर OH है और यहां पर NH2 है, ओके, प्लस यहां पर डाइजोनियम सॉल्ट आपको यूं दिया रखा है और इसके साथ भी डाइजोनियम सॉल्ट दे रखा है, और इनमें रेट पूछे, यहाँ का रेट 1 है, यहाँ रेट 2 है, तो आप लिखेंगे रेट 2 देन रेट 1। ये इसमें ज्यादा फास्ट कपलिंग होगी देन इसमें, समझ गए ना? तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये अच्छा न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है रिस्पेक्ट OH का। आप जानते हैं कि NH2 ग्रुप का जो डायरेक्शनल इफेक्ट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप इफेक्ट, वो OH से कहीं ज्यादा है, और ऐसे में ये जो एनिलीन है उसकी कपलिंग ज्यादा फास्ट होगी देन ये। तो इस तरह के कपलिंग रिएक्शंस पूछे जाते हैं, जैसे NO2। अब इनमें पूछा जाए कि इनमें तो इसमें ज्यादा रेट होगा, क्यों? क्योंकि ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप वाला है, इसमें जो है एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी बढ़ाएगा देन CH3 ग्रुप की अपेक्षा। तो इस तरह की कपलिंग रिएक्शन में क्वेश्चंस आते रहते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट के बेस पर कपलिंग रेट का रिएक्शन रेट, तो ध्यान रखें डाइजोनियम सॉल्ट